आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ जो हमारे सदर मोहतरम हैं, प्रोफेसर शिरोंजन दास हैं, प्रोफेसर शुमंतरो बोस, प्रोफेसर सुदेशना बैनर्जी, डॉक्टर सज्जाद वानी, मिस्टर प्रदीप गुप्तो और जो तमाम मेंबरान और दीगर हजरात जो यहाँ पर सामने बैठे हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि इन बड़ी हस्तियों के सामने मैं एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव रखूँ वाजिद अली शाह साहब के हवाले से। मैं एक फिल्म और मीडिया स्टडी स्कॉलर हूँ, तो मैं गुरेज करूँगी कि हिस्ट्री और हिस्टोरिकल दस्तावेज़ों में ना जाऊँ और एक तस्वीर आपके सामने वाजिद अली शाह के की खींचूँ। शतरंज के खिलाड़ी जो एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने देखा होगा। ये मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी थी उसको एक सिनेमैटिक अडेप्टेशन के तौर पर सत्यजीत रे ने अपनाया था, तो उसी के ऊपर मेरा ये मकाला है। मैं माजरत चाहूँगी कि मेरा ये जो प्रेजेंटेशन, चूँकि मेरी मादरी ज़ुबान तो उर्दू है लेकिन एजुकेशन तालीम मैंने अंग्रेज़ी में ली है, तो मैं आपसे ये इजाज़त चाहूँगी कि ये मकाला मैं अंग्रेज़ी में पेश कर सकूँ। इसका उन्वान है क्रॉनिकलिंग पॉलिटिक्स, कॉलोनियलिज्म एंड आर्ट इन वाजिद अली शाह लखनऊ, द सिनेमैटिक अडेप्टेशन ऑफ शतरंज के खिलाड़ी। थोड़ा बहुत शतरंज आना भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत शतरंज आना भी ज़रूरी है। कई बार सामने वाले मोहरे चल रहे होते हैं और हम दोस्ती निभा रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक तरीके से एक जस्टिफिकेशन है कि जिस तरह से हिस्ट्री हैज़ नॉट बीन काइंड टू वाजिद अली शाह, जिनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत प्राग्मेटिक, बहुत लार्जर देन लाइफ और बहुत अहेड ऑफ हिज टाइम्स थी। मेरे ख्याल से कल से जो हम उनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर सुन रहे हैं उसमें साफ वाज़े तौर पे हमारे सामने आई है, और जिस तरह से उन्हें रिड्यूस कर दिया गया एज अ डिपॉश, एज एन इंडोलेंट रूलर, तो ये जो खाका बना था, कहीं ना कहीं जो हमारे नेटिव हिस्टोरियंस भी थे उनके अंदर भी ये कमी रही कि सही तौर से वेस्टर्न और विक्टर्स नैरेटिव की तो बात हमने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेटिव हिस्टोरियंस भी थे, कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो पाई, वो बहुत नैरो पर्सपेक्टिव के तहत वाजिद अली शाह के ऊपर लिखा गया। और मेरे ख्याल से ये जो आफ्टर लाइफ है, जो हम वाजिद अली शाह के हवाले से बात कर रहे हैं, उनके 200 साल पूरे होने में उनकी जो बरसी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बर्थ की जो बरसी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको जो हम याद कर रहे हैं, तो उस पस मंज़र में हमें ये समझना होगा कि किस तरह से वाजिद अली शाह के ऊपर जो भी रिसर्च हुआ लेटर ईयर्स में, और जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स आए और उन्होंने जो एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिया, वो अभी भी बहुत मशहूर नहीं है और वो लार्जर मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। अब जब हम शतरंज की खिलाड़ी की बात करते हैं, तो सत्यजीत रे ने ये फिल्म जो बनाई वो ही वाज नॉट अ नेटिव, ही वाज अ सिनेमैटिक जीनियस, बट ही वाज अ नेटिव ऑफ बंगाल। तो कहीं ना कहीं उनकी जो उर्दू की समझ और अवर ट्रेडिशंस की जो समझ थी थोड़ी महदूद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की। यहाँ पे उनके वन ऑफ द एंसेस्टर्स है भाई, उन्होंने उनका साथ दिया, वो साथ गए क्योंकि वो बहुत बारीकियों, वो डिटेल्स में पहुंच जाते थे जहाँ तक उनके सिनेमैटिक अपैरेटस को अप्लाई करने की बात थी। लेकिन कहीं कहीं पे शायद भूल रह गई होगी, और सुबह के सेशन में प्रोफेसर अनीस अशफाक ने हमें बताया भी कि कहीं ना कहीं सत्यजीत रे की जो इंटरप्रिटेशन थी ऑफ द रियलिटी, उसमें बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स थी। बट हमें ये समझना होगा कि जो फिल्म या किसी भी एक तरह का अडेप्टेशन जो होता है, चाहे वो एक इंटरलिंगुअल अडेप्टेशन हो या इंट्रालिंगुअल अडेप्टेशन हो, इंटरसेमियोटिक अडेप्टेशन हो, तो वो कहीं ना कहीं वो एक स्कोप होता है, एक क्रिएटिव लिबर्टी होती है एक ऑथर के पास, एक फिल्म मेकर के पास, कि वो उसको अपने नजरिए से समझे। और कहीं ना कहीं उसमें जो रद्दो बदल, जैसे अगर आपने प्रेमचंद की कहानी जिन्होंने पढ़ी होगी, तो उसमें ये सोशो पॉलिटिकल कंडीशन लखनऊ अवध का 1856 का वो दिखा रहे हैं, उन्होंने दिखाया। और प्रेमचंद चूंकि खुद एक फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट में उन्होंने अर्ली 1920s में पार्टिसिपेट किया, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो एक रिबेल का, एक रेवोल्यूशनरी रीडर का पर्सपेक्टिव है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वाजिद अली शाह की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उसको रिड्यूस कर दिया और एक मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव में वाजिद अली शाह को एक शेड ऑफ ब्लैक में पेंट किया।
जो कि असलियत नहीं है। अब जब हम शतरंज के खिलाड़ी जो फिल्म की बात करते हैं, और सत्यजीत रे ने इसमें क्या किया कि उन्होंने फिर अपने रेफरेंसेस, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को ब्रॉडन किया और उन्होंने कोशिश की कि जो लोकल हिस्टोरियंस थे, जैसे अभी अब्दुल हलीम शरद का भी जिक्र हुआ, उनकी या फातिमा जैदी या कई एक लोगों थे, उनके जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स थे वाजिद अली शाह के ऊपर, उससे एक पैरेलल ड्रॉ करके एक एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन किया। एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है, ये बेसिकली दांते की एक थ्योरी है। जब हम अडेप्टेशन, जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो जो ट्रांसलेशन एक तो हुआ कि आपने रफली एक अंग्रेजी के वर्ड को उर्दू में कर दिया ट्रांसलेट, या उर्दू को अंग्रेजी में कर दिया, लेकिन इसके अंदर भी बहुत तरमीम की गुंजाइश होती है। और इंटरप्रिटेशन को जो लेटर जो फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट आए लिटरेरी क्रिटिसिज्म ने, उन्होंने उसको ब्रॉडन किया और उसको कहा कि कोई भी किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन का या लिटरेरी डॉक्यूमेंटेशन का जो अडेप्टेशन होता है वो कई लेवल्स पे होता है। लिटरल होता है, एलिगोरिकल होता है, मॉरल होता है और एनालॉजिकल होता है। और मैं फोकस कर रही हूँ, और मेरा यही आर्ग्यूमेंट है कि किस तरह से सत्यजीत रे के एक एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन में, जहाँ पे जो चीजें हुई, जो चीजें हो रही थी वाजिद अली शाह के जमाने में, उसको कैसे स्टाइल्स एंड सिंबल्स के फॉर्म में जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है उसको वो उन्होंने अडेप्ट किया और कुछ लिबर्टीज ली। जैसे कि उस जो किताब, जो कहानी में जो एंड है, ये कहानी है, दो नोबल मैन थे, दो जागीरदार थे लखनऊ के, और जो शतरंज खेलने में वो इतना ज्यादा मसरूफ थे कि जब ब्रिटिश बहादुर का राज आया और 1 हफ्ते से 3 दिन की मोहलत से दी गई कि वाजिद अली शाह ये बंदोबस्त कर ले और एब्डिकेट कर ले अपना थ्रोन और वो कूच करे फोर्ट विलियम की तरफ, तो ये जो नोबेलिटी और जेंट्री थी वहां की लखनऊ की, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए कि जो चेस का, ये शतरंज का गेम था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और वो आखिर तक जब अंग्रेज सरकार ने अवध को एनेक्स कर लिया टोटली, जो कि वन ऑफ द लास्ट प्रिंसली स्टेट्स था, जो डलहौजी का एक बहुत ही एम्बिशियस आइडिया था कि हम इसको हड़प लें, इसको हम अपने साथ शामिल कर लें। तो जब ये हुआ तो ये कैसे शतरंज खेलते रह गए। प्रेमचंद की कहानी में क्या होता है कि ये जो मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली, जो दो जागीरदार हैं, ये जो शतरंज खेल रहे हैं, तो आखिर में उनकी किसी बात पर, बहुत छोटी सी बात पे तू मैं हो जाती है। और क्योंकि एक साहब जीत रहे होंगे, एक बाजी, जाहिर सी बात है शतरंज की बाजी है तो एक जीतने वाला है, तो जब वो जीत रहा था तो उसने कुछ फिक्रे कसे, कुछ तंज किया और इस पर दोनों ने अपने तमंचे निकाल लिए और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। सत्यजीत रे ने इसको बदल दिया। इस पूरे जो इसका जो कंक्लूजन है, और मैं कंक्लूजन से पीछे की तरफ जाऊंगी, इसको पूरा बदल दिया और उन्होंने ये दिखाया कि दोनों में झड़प तो हुई, तू मैं तो हुई, बहुत ही एक जिसको अगर हम कहें कि मतलब वो कोई इशू नहीं था, एक नॉन इशू पर, लेकिन वो तमंचे से जब एक जागीरदार साहब ने दूसरे को मारा तो वो गोली छू कर चली गई। और आखिर में उन्होंने रियलाइज किया कि अब अगर मैं इस सामने वाले को मार दूंगा, जो कि मेरा दोस्त भी है, तो मेरे साथ शतरंज खेलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये गेम, ये बिसात आगे कैसे चलेगी। इसलिए वो वापस उन लोगों ने आपस में सुलह कर ली और वो शतरंज का खेल चलता रहा। अब इसे अगर हम सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव में, एक एलिगोरिकल पर्सपेक्टिव में रह के देखें, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, not just on the afterlife of Wajid Ali Shah, but also on the socio-political conditions when the film was made in 1977. अगर 1977 में आप सब जाएं तो ये नेशनल इमरजेंसी का दौर था और मुल्क के हालात वैसे ही थे, जिसका शायद एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन ड्रॉ किया जा सकता है 1876 में, जब रिवोल्ट के जस्ट पहले जो हमारी जो आवाम थी वो बिल्कुल भी पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं थी। वो अपनी चीज़ों में मुब्तला थी और कोई पॉलिटिकल कॉन्शियस डिसीजंस नहीं ले पा रही थी, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार हम पर हावी हुई जिस तरह से हावी हुई, और उसकी हिस्ट्री हम सब जानते हैं। सिमिलरली रे ने जब ये सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन को ड्रॉ किया, तो ड्रॉइंग ऑफ द आफ्टर लाइफ, उन्होंने ये जो कंक्लूजन चेंज किया कि ये लोग मरते के गेम ऑफ चेस चलता जा रहा है। तो शतरंज क्या है? शतरंज एक बिसात है, ये एक गेम है विच इज अ लार्जर पॉलिटिकल रैमिफिकेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द टाइम्स। तो कॉन्फ्लिक्ट बीइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ब्लैक वर्सेस द व्हाइट। अगर आप जानते होंगे जो बिसात होते हैं, जो मोहरे होते हैं, सफेद होते हैं और काले होते हैं, तो द ब्लैक वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द व्हाइट वर द विक्टर्स. So one of the opening scenes in Ray's film is, when I think
मियां मीर अली सेज कि अरे आप अपने बादशाह को बचाइए, नहीं तो रानी उन्हें खत्म कर देंगी. तो it was a kind of a symbolism of how the Badshahi or the last legitimate rule of the Mughal offsprings was totally kind of taken over by Queen Victoria. So this was a larger symbolic ramification of what Ray does through a allegorical kind of a comparison. And it is also very important to understand that when we look at Premchand's story, प्रेमचंद की स्टोरी में वाजिद अली शाह को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया एज अ डिबॉश, एज एन इंडोलेंट रूलर जो कि सिर्फ जैसे अय्याश हैं और सिर्फ रक्स और मौसीकी में ही उनका इंटरेस्ट है. बट हम ये बात नहीं करते, कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्स्ट डीकॉन्टेक्चुअलाइज जो कर दिया है स्टोरी को विद द लार्जर पॉलिटी ऑफ द कंट्री. ऐसा नहीं था कि ये जो एनेक्सेशन हुआ अवध का ये एक अपने आप में सिंगुलर आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ. ये हालात पूरे हिंदुस्तान के थे. बहुत सारे, जैसे अगर एक कार्टून भी सत्यजीत रे ने इस फिल्म में यूज किया है लॉर्ड डलहौजी चेरी की तरह, वो एक एक करके सारे जो किंगडम्स है उसको किस तरह से निगल ले रहे हैं. तो उसी तरह से अगर अब हम अब्दुल अलीम शरफ पे जाएं तो उन्होंने ये बिल्कुल आर्ग्यू किया था कि जहां तक ये जो जीत हुई ब्रिटिश सरकार की हिंदुस्तान के ऊपर या अवध के ऊपर, तो ये सिंगुलर इंसिडेंट नहीं था और ये सिर्फ और सिर्फ वाजिद अली शाह की कमतरी एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी, बल्कि ये सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर एंड देयर कनिंग. क्योंकि अगर हम अगेन हिस्ट्री के पन्नों में जाएं तो 1816 में ही एक ट्रीटी पहले साइन हो चुकी थी सुल्तान अमजद अली शाह के साथ में, और उस ट्रीटी को चेंज करने के लिए जनरल आउटरैम के पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था. और कई जगह इस बात को उन्होंने तस्लीम भी किया है अपनी इस फिल्म में कि हमारे पास कोई कोजेंट, जैसे सिंध को उन्होंने एनेक्स किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो सिंध के जैसा भी कोई कोजेंट और रिलायबल हमारे पास जरिया नहीं है या वजह नहीं है कि हम किस तरह से अवध को एनेक्स कर ले. लेकिन हमें ये करना होगा एक फोर्स का फियर दिखा के. और जहां तक वाजिद अली शाह की बात है, तो जिस तरह से उन्होंने एक मैग्नानिमिटी दिखा के उन्होंने एंड तक एब्डिकेट नहीं किया था. अगर हम ये कहते कि उन्होंने चुपचाप हवाले कर दिया, उन्होंने बल्कि ये कहा कि आप मेरी रियासत ले लें लेकिन आप मेरे दस्तखत नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक माय सिग्नेचर. सो इट वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड and the kind of sense of dilemma that he had, because even जो उनकी जो मलिका किशोर के साथ भी जो एक कॉन्फ्रंटेशन होती है फिल्म में जनरल आउटरैम की, और वो कहती हैं, वो बोलती है कि आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जो ये ट्रीटी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो ये एक पर्टिकुलर क्लॉज उठाकर बोल रहे हैं कि हम सिर्फ इसको एनेक्स कर लेंगे अवध को क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैल फंक्शन है, तो ये आप किस तरह जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि 10 साल की हुकूमत में आपने एक भी कोई किसी तरह का आपने कोई हेल्प नहीं किया. ये जो वाजिद अली शाह को जो तख्त दिया गया था अवध का, तो दैट वाज विद द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. But there was not even one rejoinder that there was a kind of maladministration, and there is a very poignant scene in the film जब पहली बार उनके जो वजीर हैं वो वाजिद अली शाह को बताते हैं कि इस तरह का ये मंसूबा बना रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार, तो और ये कह के कि वो एक अच्छे बादशाह साबित नहीं हुए, तो वो अपने आप से इट इज अ काइंड ऑफ अ मोनोलॉग, दो इज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, इट्स अ काइंड ऑफ अ soliloquy where he tries to address कि कौन है ऐसा मेरी रियासत में जो खुश नहीं है. और फिर वो एक नैरेटिव, एक soliloquy है, वो उन्होंने मौसीकी और उन्होंने शायरी का एक सहारा लिया अपने अंदर का जो एंग्स्ट है उसको दिखाने के लिए. तो ये बहुत क्लियरली रे की जो स्ट्रैटेजी थी कहीं ना कहीं एक सबवर्टिंग स्ट्रैटेजी थी, नॉट जस्ट टू circumvent the victor's narrative but also bring forth an alternative perspective to look at Wajid Shah in his afterlife and kind of connect it to what I said earlier, जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन से 1977 में जब ये फिल्म बनी इमरजेंसी के बाद, तो इमरजेंसी के टाइम भी जो जयप्रकाश नारायण मूवमेंट हुआ उसी तरह के हालात थे. तो रे ने ये एनालिसिस ड्रॉ किया कि जिस तरह से कभी कभी न सिर्फ वहाँ का बादशाह बल्कि कभी कभी जब आवाम भी बहुत गाफिल हो जाती है अपने पॉलिटिकल हालात से, अपने राइट से और अवेयरनेस से, तो ये अंजाम हो सकता है. और ये अंजाम जो है ये एक बहुत ही क्यूमुलेटिव अंजाम है मेरे ख्याल से. जहाँ तक जो उनकी लिटरेरी और आर्टिस्टिक और एस्थेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात हुई, तो इसको भी रे ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है फिल्म ने और उसको बहुत पावरफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है.
कि वाजिद अली शाह एक एस्थेट तो थे ही, बट साथ में उनका जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस था उसको किस तरह से मिसलीड किया गया और मिसइंटरप्रेट किया गया इन द लार्जर आफ्टर लाइफ बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. So basically his adaptation, I will like to conclude with the fact that it provides us with an opportunity to see the political spectacle in the era of Wajid Ali Shah and kind of draw correlations not just to the period of political emergency in 1977, but मेरे ख्याल से आज भी ऐसे मुल्क के हालात हैं जहां में जो राइज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है और या जो एक मिसप्लेस्ड नैरेटिव या प्रोपोगेंडा का दौर है, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रोपोगेंडिस्ट अप्रोच अप्लाई किया और यहाँ एनेक्स करते गए लोगों को बिल्कुल ये करके मिसलीड करके. और इस 2 लाइनों के साथ वाजिद अली शाह का एक छोटा सा शेर है, उसको अर्ज कर रही हूँ, उसके साथ एंड करूंगी. सुन रखो उसे दिल का लगाना नहीं अच्छा, सुन रखो उसे दिल का लगाना नहीं अच्छा, दुनिया ये बुरी है ये जमाना नहीं अच्छा. Perhaps these words justify, the kind of a difficult existence that the king led, and I think it's right time, and I thank the West Bengal Urdu Academy from the bottom of my heart to have taken up this very pertinent topic of seminar to remember, reminisce, and refashion and remap Wajid Ali Shah's contribution to how India stands today. Thank you.